ओबिल की असैसिनेशन हो पाकिस्तान में तो अहले तशी हज़रात खुशियाँ मनाते हैं। नसरुल्लाह की असैसिनेशन हो लेबनान में तो अहले सुन्नत हज़रात खुशियाँ मनाते हैं। सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उल्टे तो अहले तशी हज़रात खुशियाँ मनाते हैं। और बशारुल असद की हुकूमत का तख्ता उल्टे तो अहले सुन्नत हज़रात खुशियाँ मनाते हैं। क्या ये डिवीजन वाकई में थियोलॉजिकल ग्राउंड्स की बेसिस पे है या इसके मजीद पॉलिटिकल एंगल है? लेट्स delve into that nuanced discussion and before doing so ये बात तो तय है कि दाइश की शिकस्त के ऊपर पूरी दुनिया ने ही खुशियां मनाई थी बशमूल अहले सुन्नत और अहले तशी के। शाम की खाना जंगी को एक सिंपलिस्टिक व्यू से समझते हैं। उसमें एक चार मेजर प्लेयर्स हैं। पहला असद की रिजीम जिसने 54 ईयर्स यानी कि 54 साल तक हुकूमत की। उसको हिमायत हासिल थी ईरान की, रूस की और लेबनान की हिज़ पार्टी की। दूसरी जो बड़ा इसमें ग्रो निकल के आया है वो है एचटीएस और उसके जो सरबराह हैं वो जुलानी हैं। उनके बारे में ये रिपोर्ट मौजूद हैं कि पहले कायदा पार्टी और दाइश से निकले हुए ही लोग हैं जिन्होंने 2016 में ये एक अपनी अलग से जद्दोजहद का आगाज़ किया था। इसमें तीसरा जो बड़ा ग्रुप है वो सीरियन नेशनल आर्मी के नाम से है। बल्कि सीरियन नेशनल आर्मी की जगह अगर इसको टर्किश नेशनल आर्मी कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये फुली अलाइंड है और फुली फंडेड है तुर्की के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। और जो उसमें चौथा बड़ा प्लेयर है वो है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिसको अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। हालांकि ये तीनों गिरोह बशारुल असद के ही खिलाफ हैं, मगर इन तीनों की आपस में भी नहीं बनती है और माजी में इनके दरमियान भी आपस में झड़पें रही। हालिया जो वाकयात हैं उसमें एचटीएस का एक मेजर रोल था और उसके साथ साथ ये कहना भी सही होगा कि एचटीएस हो या सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हो या सीरियन नेशनल आर्मी हो, इन तीनों की कोऑर्डिनेशन बहरहाल दुनिया भर के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स यही कह रहे हैं कि वो नज़र आई है। एक अहले तशी और अहले सुन्नत का फ्रैक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया, मगर अगर हम दुनिया भर के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और पॉलिटिकल एनालिस्ट को देखें तो आपको देखिएगा कि माइकल मैकफॉल वो इस रिबेलियन को सपोर्ट कर रहे हैं। जो वेस्टर्न लिबरल हैं जैसे ओवन जॉन्स, इसके अलावा दीमा खतीब, वो इस रिबेलियन को सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर मरियम फ्रेचेस इसको सपोर्ट कर रही हैं। इसके अलावा शाम की जो मसीही हैं वो भी इस रिबेलियन का खैर मकदम कर रहे हैं। माई इस्काफ एक मशहूर शामी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी इस रिबेलियन का और असद के जाने पे उसका खैर मकदम किया है। इस रिबेलियन के अगेंस्ट कौन है? मोस्टली जो सोशलिस्ट नज़रिए से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस रिबेलियन के अगेंस्ट हैं, जिसमें मैक्स ब्लूमेंथल, इसके अलावा जॉर्ज कैलोवे यूके के एक नामवर पॉलिटिशियन हैं, वो भी इस रिबेलियन के अगेंस्ट हैं। अमेरिकन कंजर्वेटिव्स निक फ्यूंटिस और कैंडस ओवेंस भी इस रिबेलियन के अगेंस्ट हैं। स्कॉट रिटर इसके इसके अलावा यूएस आर्मी में सर्व कर चुके हैं, यूएन स्पेशल कमेटी के मेंबर भी हैं, वो भी इस रिबेलियन के अगेंस्ट है। तो कोई ट्रेंड समझ नहीं आ रहा, दुनिया वाकई दो हिस्सों में बटी हुई है। ये ज़रूर तय है कि एक लिबरल कैपिटलिस्ट वर्ल्ड व्यू है और दूसरा सोशलिस्ट वर्ल्ड व्यू है। अगर उस दावी से देखेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाए कि कौन किस तरफ रिजाइड कर रहा है। तो ये आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये अहले तशी और अहले सुन्नत से कोई बढ़ के कोई चीज़ है, क्योंकि हम अगर 2014 और 15 में जाएं तो हम यहाँ वहाँ देखते हैं कि दाइश को जब शिकस्त दी गई तो उसके लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई थी। यानी कि 3 मेजर ऑपरेशंस हुए दाइश के खिलाफ इराक में और शाम में, और एक ऑपरेशन जो अमेरिका ने लेड किया जिसमें जर्मनी, यूके, टर्की शामिल थे, एक ऑपरेशन जो रशिया ने लेड किया जिसमें ईरान शामिल था, एक ऑपरेशन जो सऊदीया ने लेड किया जिसमें पाकिस्तान और यूएई और मलेशिया शामिल थे। और मैं यहाँ पर शेमलेसली प्लेजराइज करूंगा डॉक्टर मरियम को, और उनका कहना यह है कि कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट अगर चीज़ों के दिखें आपको तो लाजमी नहीं है कि आप उसको एक तरफ ब्लैक और एक तरफ वाइट करें। दुनिया चूंकि नेशन स्टेट्स पे जा चुकी है और हर स्टेट के और हर वर्ल्ड व्यू के अपने अपने गोल्स हैं। आप अगर इसको अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत का समझते हैं तो मैं आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल देके अपनी बात पेश करने की कोशिश करूंगा
कि आज़रबाईजान 65% यानी कि 2/3 मेजॉरिटी अहले तशी मुल्क है, मगर ईरान और आज़रबाईजान की एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से एक टेंशन रहती है, और उसकी वजह से सिफारती महाज के ऊपर ईरान रूस से अक्सर नाला रहता है कि आज़रबाईजान के साथ वो ताल्लुकात क्यों नॉर्मलाइज कर रहा है, और आज़रबाईजान के खिलाफ जाके वो आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, जो कि एक मसीही मुल्क है। इसके अलावा अगर हम इजिप्ट की बात करें तो बज़ाहिर ईरान फ़लस्तीन का एक एलाय है, और इसमें कोई शक नहीं है, द क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू, कि इस वक्त फ़लस्तीन कॉज का कोई स्टेट अगर कोई एलाय है, कोई ता कोई इत्तेहादी है, तो वो ईरान के सिवा कोई भी नहीं है। मगर उसके बावजूद जब मिस्र की बात आती है, और मिस्र में जब अख़वान के जो सदर थे मुर्सी, उनकी बात आती है, तो ईरान की पॉलिसी वहाँ पर, और लेबनान की जो हिज़्ब पार्टी है उसकी पॉलिसी वहाँ पर डामाडोल होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा जो फ़लस्तीन की अपनी मज़ाहमत मूवमेंट है, वो भी शाम के हवाले से कोई अच्छी राय नहीं रखते। तो ये मसला थियोलॉजिकल नहीं है, ये मसला पॉलिटिकल है। बरसगीर का ये मिजाज मुनासिब नहीं है कि हर चीज़ को थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए। किसी भी मामले में आपके एलाइज होते हैं और ओपोनेंट्स होते हैं। तो आपके जो पॉलिटिकल एलाइज हैं वो और जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, लाजमी नहीं है कि वो दुनिया के बाकी मामलों में भी आपसे अग्री करें। आप देखेंगे कि फ़लस्तीन के मामले में ग्रेटा थनबर्ग जो बिल्कुल एक लेफ्टिस्ट हैं, वो, और एंड्रयू टेट जो इंतहाई एक राइट विंग के पर्सनैलिटी हैं, दोनों एक ही ग्राउंड के ऊपर आपको दिखेंगे। तो लाजमी नहीं है कि अगर आपसे कोई एक मामले में अग्री करे तो वो दूसरे मामले में भी आपसे लाजमी अग्री करे। नेशन स्टेट्स की वजह से हर मुल्क का अपना अपना एक मिजाज है, और हर मुल्क अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझता है, और यही वजह है कि तुर्की हो, ईरान हो, रूस हो या अमेरिका हो, वो अपनी एक रीजनल डोमिनेंस के लिए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं। ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा, और शाम के अंदर भी यही मामला है। शाम के अंदर ये चारों मूल ममालिक जिनका हमने ज़िक्र किया, ये उसको एक समझ लें कि एक प्लेइंग फील्ड के तौर पे लेते हैं। तो अगर हमारा वर्ल्ड व्यू उसूलों की बुनियाद के ऊपर है, तो उसूल तो सिंपल हैं, होने चाहिए कि शाम की हुकूमत उनकी होनी चाहिए जो शाम के वहाँ के मुकामी लोग चाहते हैं, और बज़ाहिर जो रिपोर्ट्स हैं उनसे लगता तो यही है कि जो शाम की हुकूमत है वो बशार अल असद से आजिज़ थी, और ह्यूमन राइट्स वॉच हो या एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, उसकी अगर रिपोर्ट्स देखें तो बशार अल असद ने वाकई शामी लोगों पे बड़े मज़ालिम ढाए हैं। तो उसूल की बात देखी जाए तो ये कहना मुनासिब होगा कि शाम के लोगों की राय के मुताबिक वहाँ हुकूमत बननी चाहिए। अब क्या ये एचटीएस की मौजूदगी में ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा मामला है, और उससे बड़ा मामला ये है कि जो 3 गिरोह आपस में जिनकी एक टेंशन रहती है, क्या ये मिल के काम करने की सलाहियत रखते हैं? और इसमें तुर्की का एक रोल बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तुर्की के हवाले से बस एक कैविएट है कि जब एर्तुगरुल ड्रामा आया था, तो बहुत सारे लोगों ने उसका मज़ाक बनाया था। लेकिन नैरेटिव की जंग में एर्तुगरुल ड्रामे ने वो काम किया है कि जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। सीरियन नेशनल आर्मी, जो उसको इम्पेटस मिला है, सीरियन नेशनल आर्मी जो कि जिसको हम कह रहे हैं टर्किश नेशनल आर्मी भी हो सकती है, उसको सारी की सारी सपोर्ट नैरेटिव की बुनियाद के ऊपर मिली है। क्योंकि टर्की ने सीरिया की बहुत बड़ी महाजिर आबादी को पनाह दी हुई है, और इस एर्तुगरुल ड्रामे की बुनियाद के ऊपर एक बहुत बड़ा नैरेटिव बिल्ड कर पाया टर्की। उसके नतीजे में मोबिलाइजेशन हो पाई, जो शाम के ऑपोजिशन थी वो इस अ, एक झंडे के तले जमा हो पाई। तो ये कहना मुनासिब होगा कि नैरेटिव की वॉर में ड्रामे हों या मूवीज़ हों या डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, वो वाक़ई अपना काम करती हैं। अब यहाँ से इसका आगे रास्ता क्या है? सबसे बड़ा मसला जो एचटीएस की हुकूमत को, जो अगर हुकूमत बनाने में कामयाब होती है, जो उसको पेश आएगा वो ये कि जो एक फाइनेंशियल बैकिंग उसको रूस से मिल रही थी और ईरान से मिल रही थी, वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, चूंकि एचटीएस जो है वो कोई वेस्ट का पसंदीदा ग्रोह नहीं है, वेस्ट
चाहेगी कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस या एसडीएफ जो है वो सेंटर फील्ड ले, सेंटर स्टेज ले, लेकिन वो वैसा पॉसिबल नहीं दिख रहा। तो उसको फाइनेंशियल बैकिंग वहाँ से भी नहीं मिलेगी। तो जब ये इन दो बड़े हेजेमनी से वहाँ से फाइनेंशियल बैकिंग नहीं मिलेगी, तो जो मईशत है उसको चलाने के लिए दो ही ममालिक हैं जिसके ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। एक है तुर्की और दूसरा है कतर। यूएई की जो पोजीशन है या सऊदी की जो पोजीशन है वो अभी बहरहाल वाज़ेह नहीं है। लेकिन बहरहाल शाम के इस वक्त जो लोग हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं और एक डिक्टेटर को शिकस्त हुई है इस उसूली बुनियाद के ऊपर कि एक डिक्टेटरशिप कभी भी काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। जो अवाम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत हो, वही हुकूमत को इख्तियार होना चाहिए कि वो हुकूमत करे। इस बुनियाद के ऊपर बहरहाल ये तो एक अच्छा मौका है, लेकिन आगे के लिए फ़िक्रमंदी ज़रूर बनती है। दूसरा मसला है इसराइल का, क्योंकि उसने भी एक तरफ से जारियत अपनी मौका पाके बढ़ा दी है। वो उसको कैसे देखता है, वो अपनी स्ट्रेटजी कैसे डिवाइस करेगा। द जेरूशलम पोस्ट का एक आर्टिकल है 6 दिसंबर का, जिसमें कहा गया था कि असद की हुकूमत का खात्मा ना हो तो ये बेहतर है। हाँ, असद की हुकूमत कमज़ोर हो जाए, वो फिर इज़राइल के लिए फ़ायदेमंद है। यानी कि इस वक़्त वो इज़राइल इस पोज़ीशन में है कि उसको ना असद की हुकूमत पसंद है क्योंकि ईरान की वजह से, और ना उसको रिबेलियन जो ग्रोह हैं उनकी हुकूमत पसंद है, एचटीएस की वजह से। लेकिन बहरहाल जो ये 6 दिसंबर की बात थी, 8 दिसंबर को असद की हुकूमत का खात्मा हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आगे अमन हो, जंग नहीं। यासिर सिद्दीकी, दौड़ दरैख, नेदरलैंड्स। शुक्रिया।